हमने पैरेंटल स्टार्ट करा था फार्मास्यूटिक्स 2 में, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो कुछ पार्ट्स रह गए थे फार्मास्यूटिक्स 2 में, आज हम वो कवर करते हैं। सो बेसिकली हमने लास्ट क्लास में क्वालिटी कंट्रोल पढ़े थे, ठीक है, कि जो भी इवैल्यूएशन पैरामीटर्स होते हैं हमारे पैरेंटल प्रोडक्ट्स के, जब हम अपने पैरेंटल फॉर्मुलेशन को फॉर्मुलेट कर लेते हैं तो हम उसमें क्वालिटी कैसे चेक करेंगे कि जो हमारा पैरेंटल प्रोडक्ट बना है वो ठीक बना है या फिर नहीं बना है, उसमें कोई कंटामिनेशन है या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है या फिर नहीं है। ये सारी चीजें हम क्वालिटी कंट्रोल में चेक करते हैं। तो बेसिकली हमने 4 टेस्ट पढ़े थे डिटेल में, स्टेरिलिटी टेस्ट, पायरोजन टेस्ट, लीकर टेस्ट एंड द पार्टिकुलेट मैटर टेस्ट। स्टेरिलिटी टेस्ट में हमने 2 पार्ट्स को डिस्कस करा था। 2 मेथड्स होते हैं स्टेरिलिटी टेस्ट में, डायरेक्ट ट्रांसफर मेथड एंड द मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड। इन दोनों मेथड में क्या करते हैं, हम कल्चर मीडिया यूज करते हैं और उसमें हम अपनी पैरेंटल फॉर्मुलेशन को डिप करते हैं और मिक्स करते हैं। फिर हम उस कल्चर मीडिया को ऑब्जर्व करते हैं फॉर अबाउट 7 to 14 डेज। फिर हम उसमें माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं कि उसमें बैक्टीरिया या फिर फंगाई की ग्रोथ हुई है या फिर नहीं हुई है। सेकेंड टेस्ट था हमारा पायरोजन टेस्ट। पायरोजन टेस्ट हम क्यों करते हैं, पायरोजन्स क्या होते हैं, जो फीवर इंड्यूस्ड करवाते हैं, ठीक है, इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। सो पायरोजन टेस्ट हमने कौन से एनिमल में करा था, बेसिकली हम रैबिट्स में करते हैं। इसमें क्या करते हैं, पहले इनिशियल स्टेज में हम रैबिट के नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को रिकॉर्ड करते हैं। बेसिकली 2 टाइम्स हम रैबिट के नॉर्मल टेम्परेचर को रिकॉर्ड करेंगे और उनका हम मीन निकालते हैं। फिर हम क्या करेंगे, रैबिट में हम पायरोजन इंड्यूस करवाते हैं, पायरोजन इंजेक्शन इंड्यूस करवाएंगे थ्रू द वेन्स। और वो वेन्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ईयर में रैबिट के, ठीक है, जो वेन्स ईयर के रैबिट में प्रेजेंट होगी वहां से हम उसको पायरोजन इंजेक्शन देते हैं। और सेकंड, कुछ टाइम के बाद अप्रॉक्स 1 to 30 मिनट्स के बाद, 1 आवर या फिर 30 मिनट्स के बाद हम रैक्टम के थ्रू, और रैक्टम हम थर्मामीटर हम कहाँ पे प्लेस करेंगे, रैबिट के रैक्टम में, जहाँ से हम जो भी उसका बॉडी टेम्परेचर है उसको नोट डाउन करते हैं। फिर हम वेरी करते हैं कि पायरोजन इंजेक्शन देने के बाद और इनिशियल स्टेज में टेम्परेचर में कितना डिफरेंस आया। अगर डिफरेंस हमारा नेगेटिव में आता है तो इसका मतलब होता है कि जो भी हमारे पैरेंटल फॉर्मुलेशन है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई भी पायरोजन फॉरेन सब्सटेंसेस या फिर मैटर प्रेजेंट नहीं है। थर्ड, हमने लीकर टेस्ट पढ़ा था। लीकर टेस्ट में हमने क्या डिस्कस करा था, बेसिकली इसमें होता है हम कोई भी पैरेंटल बनाते हैं फॉर्मुलेशन, तो हमारा काम क्या है, पैरेंटल फॉर्मुलेशन बनाने के बाद उसको एक बॉटल में या फिर एम्प्यूल में पैक करना, ठीक है। तो हम उस एम्प्यूल या फिर उस बॉटल को चेक करते हैं कि वो बॉटल या फिर एम्प्यूल कहीं से टूटी हुई तो नहीं है, कहीं से ब्रेक डाउन तो नहीं है। तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, एक वेसल लेते हैं, उसमें हमारी एक कलर डाई प्रेजेंट होती है, और कौन सी कलर डाई प्रेजेंट होती है, मिथाइलिन ब्लू प्रेजेंट होती है, ठीक है। मिथाइलिन ब्लू बेसिकली एक डाई होती है और 0.5 से लेके 1% कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होती है। तो उस वेसल में हम अपने एम्प्यूल्स और वाइल्स को डिप कर देते हैं कुछ टाइम के लिए। अगर वाइल या फिर एम्प्यूल हमारी टूटी होगी या फिर ब्रेक डाउन होगी कहीं से, तो क्या होगा, जो हमारी मिथाइलिन ब्लू डाई है वो वाइल के अंदर चली जाएगी। तो उससे क्या पता चलेगा कि जो भी हमारी एम्प्यूल्स है और वाइल है वो खराब है और हमें उसे डिस्कार्ड करना है, फेंकना है, और वो सूटेबल नहीं है पैरेंटल फॉर्मुलेशन के लिए। तो हम क्या करते हैं, या तो हम दूसरी एम्प्यूल्स या फिर वाइल्स को लेंगे और उनको हम चेक करते हैं। नेक्स्ट हमने लास्ट टेस्ट पढ़ा था इसमें, पार्टिकुलेट मैटर टेस्ट। पार्टिकुलेट मैटर टेस्ट क्या होता है कि कितने फॉरेन सॉलिड सब्सटेंसेस हमारे पैरेंटल फॉर्मुलेशन में प्रेजेंट है, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या होता है, हमारी एक जीएमपी होती है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में क्या आता है, हमारा
क्वालिटी कंट्रोल आता है। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है कि अगर हम कोई भी फॉर्मुलेशन बना रहे हैं किसी भी इंडस्ट्री में, तो हमें कौन कौन से फैक्टर्स ध्यान रखने कि हमारा रूम कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, उसमें वेंटिलेशन कैसे होनी चाहिए, उसमें इक्विपमेंट्स कैसे होने चाहिए, इक्विपमेंट्स हमारे स्टेरिलाइज्ड होने चाहिए, हमारे एपरेटर्स कैसे होने चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में आती है। और बेसिकली कोई भी एम्प्यूल है, अगर उसमें हमारे फॉरेन सब्सटेंसेस प्रेजेंट है या फिर मैटर प्रेजेंट है, सॉलिड पार्टिकल, तो हम विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं। मींस हम अपनी नेक्ड आई से देखते हैं कि उसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं फॉर्मुलेशन में या फिर नहीं है। और हम कैसे देखेंगे, हम अपनी एक एम्प्यूल लेंगे, उसको हम कोई भी डार्क बैकग्राउंड होता है उसके आगे रखते हैं, पीछे हम एक डार्क बैकग्राउंड रखते हैं या फिर ब्लैक स्क्रीन रखेंगे, उसके आगे हम अपनी एम्प्यूल्स या वाइल्स को रखते हैं जिसमें पैरेंटल फॉर्मुलेशन प्रेजेंट होती है। अगर उसमें हमारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे तो वो हमारे वाइट कलर के दिखाई देंगे अपनी पैरेंटल फॉर्मुलेशन में। क्यों दिखाई देंगे, क्योंकि पीछे हमारा पूरा प्रॉपर ब्लैक बैकग्राउंड है और आगे हमारी एक बॉटल रखी है जिसमें पैरेंटल फॉर्मुलेशन। और बॉटल कैसी होती है हमारी, ट्रांसपेरेंट होती है पैरेंटल फॉर्मुलेशन की। तो अगर उसमें कोई भी हमारे सॉलिड कंटेंट या पार्टिकल्स प्रेजेंट हुए तो वो हमें वाइट पार्टिकल्स एज अ शो होंगे, तो हम उनको नेक्ड आई से डिटेक्ट कर सकते हैं। सो ये बेसिकली एक पार्टिकुलेट मैटर टेस्टिंग होती है। या तो हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक कूल्टर काउंटर मेथड होता है जो फॉरेन पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने में यूज़ आता है, या फिर लाइट स्कैटरिंग मेथड। लाइट स्कैटरिंग मेथड क्या है, लाइक हमने इमल्शंस के केस में पढ़ा था, कोई भी एक बॉटल होगी जिसमें पैरेंटल फॉर्मुलेशन होगी, उसमें से हम लाइट पास आउट करवाएंगे, बेसिकली फ्लोरेसेंस लाइट पास आउट करवाएंगे। तो उसमें क्या होगा, तो जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वहाँ से हमारी एक प्रॉपर रे पास आउट होगी, तो उससे पता चलेगा कि इसमें कितने कंटेंट में हमारे सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। सो ये बेसिकली एक क्वालिटी कंट्रोल था कि पैरेंटल फॉर्मुलेशन है उसके इवैल्यूएशंस हम कैसे करेंगे कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कंटामिनेशन है या फिर नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैरेंटल फॉर्मुलेशन में व्हाट इज टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन। ठीक है, पहले न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन सबको रिक्वायर्ड होता है, लाइक ह्यूमन बॉडी होगी, सेल्स, ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स। क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि एक नेसेसरी मटेरियल होता है जो रिक्वायर्ड होता है फॉर सपोर्ट द लाइफ। हम जिंदा क्यों हैं, क्योंकि हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है, हम न्यूट्रिएंट्स इनटेक करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड। और फूड क्या है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो एक बेसिक सेल को चाहिए, ऑर्गेनिजम्स को चाहिए या फिर ह्यूमन बॉडी को चाहिए, ताकि वो अपनी लाइफ को सपोर्ट कर सके, ठीक है, अपनी लाइफ को लिव कर सके। तो हम क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं, न्यूट्रिशन को हम न्यूरिशमेंट भी बोलते हैं या फिर अलाइनमेंट भी बोलते हैं, इज द प्रोविजन टू सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स ऑफ द मटीरियल विच इज नेसेसरी in the form of food to support the life. सो न्यूट्रिशन क्या है, बेसिकली उसको हम न्यूरिशमेंट भी बोलेंगे या फिर अलाइनमेंट भी बोलेंगे, और ये इम्पॉर्टेंट मटेरियल होता है फॉर द सेल्स और द ऑर्गेनिजम्स टू सपोर्ट द लाइफ, और एक ऐसा मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ फूड। अब बेसिकली न्यूट्रिशन में एक आता है इंटरनल न्यूट्रिशन। ठीक है, इंटरनल न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, वो न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस या फिर वो फूड जो हमारे बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है, मींस न्यूट्रिशनल सपोर्ट वाई प्लासमेंट थ्रू द नोज, एसोफेगस, स्टमक और द इंटेस्टाइन। और इंटेस्टाइन में क्या पार्ट्स होते हैं, ड्यूोडेनम और द जेजुनम। लाइक कुछ पेशेंट्स होते हैं अनकॉन्शियस पेशेंट्स है, अब अनकॉन्शियस पेशेंट्स है, अब उसमें ऐसा तो है नहीं कि उसको न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर नहीं है, उसकी बॉडी को बिल्कुल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर नहीं है, ऐसा होगा तो क्या होगा, उस पर्सन की जल्दी डेथ हो जाएगी। तो उस केस में क्या करना है, हमें न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करवाने। तो कौन से न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करवाने, इंटरनल न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करवाने, क्योंकि वो बेसिकली एक अनकॉन्शियस पेशेंट है, तो उसकी बॉडी में खाना जाना चाहिए ताकि उसकी लाइफ हमारी सपोर्ट हो सके। सो बेसिकली उसमें क्या करवाते हैं, ट्यूब फीडिंग करवाएंगे, ठीक है,
एंड मस्ट हैव द फंक्शनिंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सो कोई भी अनकॉन्शियस पेशेंट है, सो सबको पता है ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारा जीआई ट्रैक्ट होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, उसके थ्रू हमारा खाना बॉडी के अंदर जाता है। सो कोई भी अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उस ह्यूमन बॉडी के अंदर फंक्शनिंग जीआई ट्रैक्ट होनी चाहिए, मतलब उसकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट काम करनी चाहिए यूनिफॉर्मली। नेक्स्ट, इफ द गट वर्क्स यूज इट। अगर उस अनकॉन्शियस पेशेंट की जो गट है, ठीक है, वो प्रॉपरली काम कर रही है, ठीक है, तो क्या होगा, जो भी हम उस पेशेंट को न्यूट्रिएंट दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं थ्रू द ट्यूब फीडिंग, तो वो खाना क्या है, हमारा पच जाना चाहिए, ठीक है। मीन्स अगर वो खाना उस अनकॉन्शियस पेशेंट के शरीर पे जाके लगेगा तो क्या होगा, उस अनकॉन्शियस पेशेंट की लाइफ को सपोर्ट मिलेगा। नेक्स्ट, एग्जॉस्ट ऑल ओरल डाइट मेथड फर्स्ट। सो अगर इंटरनल न्यूट्रिशन है तो हमें ओरल डाइट ज़्यादा नहीं देनी है, क्योंकि उसको हम ओरली ज़्यादा नहीं दे सकते, वो अनकॉन्शियस है। तो उस केस में हम उसको ट्यूब फीडिंग करवाते हैं, और उस पेशेंट की बॉडी में जो जीआई ट्रैक्ट है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, वो प्रॉपरली फंक्शनेबल होनी चाहिए और उसका गट प्रॉपरली काम करना चाहिए। अब है पैरेंटल न्यूट्रिशंस। अब देखो पैरेंटल फॉर्म में हम कौन कौन से न्यूट्रिशंस देते हैं। कंपोनेंट्स आर इन एलिमेंटल और प्री डाइजेस्टेड। सो जो भी हमारे न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस होते हैं, मीन्स फूड रिलेटेड सब्सटेंसेस हैं जो लाइफ को सपोर्ट करेंगे पेशेंट की, सो हम पैरेंटल फॉर्म्स में भी देते हैं। हम सब ने पेशेंट को देखा, लाइक जो पेशेंट आईसीयू में होते हैं, ठीक है, जो ज़्यादा सीवियर होते हैं, उनके मुंह में क्या होता है, ट्यूब्स लगी होती है, अंदर ट्यूब्स जाती हैं। वो ट्यूब्स क्यों डली हुई है, ताकि उन पेशेंट को हम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवा सके, खाना प्रोवाइड करवा सके थ्रू दैट ट्यूब्स। सो जो वो खाना होता है वो कैसा होता है, प्री डाइजेस्टेड फॉर्म में होता है, और वो उस खाने में बेसिकली होता क्या, प्रोटीन्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, डेक्सट्रोज होते हैं, सीएचओ होते हैं, फैट्स होते हैं, लिपिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। हम सबको पता है, लाइक हम नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है, तो ये जो चारों चीज़ें हमारी ह्यूमन बॉडी को भी रिक्वायर्ड होती है। ऐसा नहीं है कि कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है जो ओरली इनटेक नहीं कर सकता है खुद खाना, हमें यही प्री डाइजेस्टेड फॉर्म्स उसको इनटेक करवाने हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी नॉर्मल पर्सन है उसको भी ये चारों रिक्वायरमेंट्स नीड होती है। तो कौन कौन से हम न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं, प्रोटीन्स दे सकते हैं, अमीनो एसिड्स, डेक्सट्रोज एज अ फॉर्म ऑफ शुगर, फैट्स, लिपिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स दे सकते हैं। अब ये कुछ कंडीशंस हैं डेट ऑफन रिक्वायर न्यूट्रिशनल सपोर्ट। सी कौन कौन से रूट्स है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में, या फिर कौन कौन सी कंडीशंस आती हैं जिसमें न्यूट्रिशंस रिक्वायर्ड होता है फॉर द पेशेंट। फर्स्ट है रिकमेंड रूट ऑफ फीडिंग, ठीक है। अगर हमें किसी पेशेंट बॉडी में फीडिंग करवानी, मीन्स खाना देना है, या तो हम उसको इंटरनल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएंगे। सो कंडीशन क्या होगी, इम्पेयर न्यूट्रिएंट इंडाइजेशन, या फिर इनएबिलिटी टू कंज्यूम एडिक्वेट न्यूट्रिशन ओरली। सो अगर हम किसी पेशेंट में इंटरनल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, मीन्स ट्यूब फीडिंग करवा रहे हैं, तो हम कौन सी दो कंडीशन होगी जिसमें करवाएंगे, या तो वो पेशेंट अपने आप खाना नहीं ले पा रहा है, ओरली खाना इनटेक नहीं कर पा रहा है, इनएबिलिटी है, ठीक है, एबल नहीं कर पा रहा है वो पेशेंट, या फिर सेकंड कंडीशन ऐसी जो भी उसको न्यूट्रिएंट्स वो खा रहा है वो इनडाइजेस्ट हो रहा है, प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो हम उसको इंटरनल न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करवाते हैं जो बेसिकली प्री डाइजेस्टेड होते हैं, लाइक प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और अमीनो एसिड्स। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में बेसिकली डिजीज लिखी है कि कौन कौन सी डिजीज होती हैं जिसमें हम इंटरनल न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करवाते हैं पेशेंट को। कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, एचआईवी और एड्स, फेशियल ट्रोमा, ओरल ट्रोमा, रेस्पिरेटरी फेलियर और ब्रेन इंजरी। सो ये कौन से डिसऑर्डर्स है जिसमें कोई भी पेशेंट है उसकी न्यूट्रिएंट्स में इनडाइजेशन होता है, मीन्स वो खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है प्रॉपरली, तो उस केस में हम पेशेंट को ट्यूब फीडिंग करवाते हैं। अब सेकंड कंडीशन क्या है, इनएबिलिटी टू कंज्यूम एडिक्वेट न्यूट्रिशन ओरली, मीन्स वो पेशेंट जो ओरली खाना खुद नहीं ले सकते हैं,
ठीक है, वो एबल नहीं करते, बेसिकली अनकॉन्शियस पेशेंट्स, या फिर हम वो कंडीशंस पढ़ेंगे जिसमें पेशेंट खाना खुद नहीं ले सकते, खुद इनटेक नहीं कर सकते, लाइक एनोरेक्सिया मीन्स कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है किसी पेशेंट को, कोई भी हार्ट डिजीज है, ठीक है, या फिर कोई फेशियल सर्जरी हुई है या फिर ओरल सर्जरी हुई है जो खाना ओरली इनटेक नहीं कर सकता है। सो उस कंडीशन में हम इंटरनल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं पेशेंट की बॉडी में। अब है पैरेंटल न्यूट्रिशन, ठीक है, अब हम आईवी के थ्रू, ट्यूब्स के थ्रू न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं पेशेंट की बॉडी में। अब बेसिकली इसमें 2 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स हम प्रोवाइड करवाते हैं। फर्स्ट का लिखा है डिलीवरी ऑफ न्यूट्रिएंट इंट्रावेनसली, फॉर एग्जांपल बाय द ब्लड स्ट्रीम। सो हम न्यूट्रिएंट्स कैसे प्रोवाइड करवा रहे हैं, बेसिकली ट्यूब फीडिंग या फिर हम ब्लड स्ट्रीम के थ्रू भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं, लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। वो क्या है, बेसिकली एक टाइप के न्यूट्रिएंट्स है, तो वो कहाँ से सप्लाई होंगे पेशेंट बॉडी में, दे विल बी डिलीवर्ड थ्रू द ब्लड स्ट्रीम और थ्रू द आईवी रूट। सो बेसिकली इसमें 2 टाइप्स के होते हैं पैरेंटल न्यूट्रिशन, सेंट्रल पैरेंटल न्यूट्रिशन और पेरिफेरल पैरेंटल न्यूट्रिशन। जो सेंट्रल पैरेंटल न्यूट्रिशन है उसको हम कहाँ से डिलीवर्ड करवाते हैं, थ्रू द सेंट्रल वेन्स। हमारे बॉडी में सेंट्रल वेन्स प्रेजेंट होती हैं, सो उन वेन्स के थ्रू हम सेंट्रल पैरेंटल न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करवा दें पेशेंट की बॉडी में। और सेंट्रल पैरेंटल न्यूट्रिशन को हम टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन भी बोलते हैं, जिसमें हमारे अमीनो एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन्स, डेक्सट्रोज सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट होते हैं हमारे peripheral parental nutrition, means these are delivered into a smaller or a peripheral way. peripheral parental nutrition क्या होते हैं, जो small quantity में हम delivered करवाते हैं पेशेंट की बॉडी में। और peripheral का मतलब याद रखना, through the peripheral veins हम delivered करवाते हैं। और central parental nutrition का मतलब we will deliver that nutrients through the central vein। ठीक है, ये बेसिकली हमारा था पैरेंटल न्यूट्रिशन। जो भी अनकॉन्शियस पेशेंट्स होते हैं जिनकी बॉडी में खाना इनडाइजेस्ट होता है, प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है या फिर वो ओरली इनटेक नहीं कर पाते हैं, उन कंडीशन में हम पैरेंटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं पेशेंट की बॉडी में। बेसिकली ट्यूब फीडिंग करवाते हैं, और जो जिस पेशेंट में हम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं उसमें 2 कंडीशन होनी चाहिए, उसकी जो जीआई ट्रैक्ट है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, वो फंक्शनेबल होना चाहिए, प्रॉपरली काम करना चाहिए, और उसकी जो गट है वो भी प्रॉपरली फंक्शनेबल होनी चाहिए। हमने इसमें कंडीशंस पढ़ी थी, बेसिकली डिसऑर्डर्स पढ़े थे कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स और डिजीज कंडीशन में हम पेशेंट को पैरेंटल या फिर इंटरनल फीडिंग मीन्स न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं इंटरनली। और 2 टाइप्स के पैरेंटल न्यूट्रिशन पढ़े थे, सेंट्रल पैरेंटल न्यूट्रिशन और पेरिफेरल पैरेंटल न्यूट्रिशन। सेंट्रल पैरेंटल न्यूट्रिशन का मतलब क्या था, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन मीन्स जितने भी हमारे टोटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं टू द ह्यूमन बॉडी, और उसको हम कहाँ से सप्लाई करवाते हैं, थ्रू द सेंट्रल वेन। एक होता है पेरिफेरल न्यूट्रिशन, उनको हम कहाँ से देते हैं, थ्रू द पेरिफेरल वेन्स और इन अ स्मॉलर क्वांटिटी। अब नेक्स्ट है हमारा डायलिसिस। डायलिसिस सबको पता है, कॉमन चीज़ है, सबने सुनी है, ठीक है। सो डायलिसिस इज द प्रोसीजर विच इज यूज्ड टू कलेक्ट द फ्लूइड एंड द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट इन द रेनियल फेलियर। डायलिसिस क्या है, बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने फ्लूइड को और बेसिकली अपने अनवांटेड वेस्ट प्रोडक्ट या फिर अनवांटेड वेस्ट लिक्विड को रिमूव आउट करवाते हैं फ्रॉम द पेशेंट बॉडी। और जो वो वेस्ट प्रोडक्ट है या फिर वेस्ट लिक्विड है वो कहाँ पर होता है, रेनियल फेलियर में प्रेजेंट होता है, तो हम वहाँ से अपने फ्लूइड या फिर वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव आउट करवाते हैं पेशेंट की बॉडी से, उसको हम डायलिसिस प्रोसेस बोलते हैं। सो व्हाट डायलिसिस कैन डू एंड व्हाट कैन नॉट। सो जो डायलिसिस प्रोसेस है वो क्या काम करता है, बेसिकली इट रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट्स और द फ्लूइड रिमूवल। जो भी हमारा
फ्लूइड प्रेजेंट है, वेस्ट फ्लूइड या फिर वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है इन द रेनियल फेलियर, डायलिसिस प्रोसेस क्या होता है, इस चीज को रिमूव आउट करता है और ये प्रॉपर फंक्शन होता है। अब कुछ मिथ है कि डायलिसिस ये काम भी कर सकता है, बट बेसिकली डायलिसिस ये काम नहीं करता है, दैट इट डू नॉट करेक्ट द एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ द किडनी। डायलिसिस है, डायलिसिस का मतलब क्या है, जो भी रेनियल फेलियर में वेस्ट मटेरियल लिक्विड है उसको रिमूव आउट करेगा पेशेंट की बॉडी से। वो एंडोक्राइन फंक्शंस मीन जो किडनी के जो फंक्शंस है उसको ठीक नहीं करता है, वो बस जो भी वेस्ट लिक्विड जो प्रेजेंट है रेनियल फेलियर में उसको रिमूव आउट करता है। सो हेंस डायलिसिस इज नॉट अ क्योर फॉर अ किडनी फेलियर। सो डायलिसिस कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि हम डायलिसिस करवाने जा रहे हैं तो उससे हमारी किडनी प्रॉपरली फंक्शन करने लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस सिंपल डायलिसिस का काम क्या होता है, जो भी वेस्ट रिमूवल होते हैं और फ्लूइड मटेरियल्स होते हैं, जो वेस्ट फ्लूइड मटेरियल्स होते हैं उनको रिमूव आउट करवाते हैं पेशेंट की बॉडी से। उससे हमारी किडनी काम करना शुरू नहीं कर देती है दोबारा, बस उससे वेस्ट मटेरियल रिमूव आउट होता है। अब डायलिसिस, डायलिसिस भी दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है, हेमोडायलिसिस और द पेरिटोनियल डायलिसिस। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सो बेसिकली हेमोडायलिसिस क्या है, हेमो हमें पता है, हेमो का मतलब क्या होता है, ब्लड, ठीक है। सो हेमो सिंपली मीन्स ब्लड एंड द डायलिसिस मीन्स टू पास थ्रू, मीन्स हेमोडायलिसिस का मतलब क्या हुआ, इट रिमूव्स द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, excess fluid and the electrolyte from the blood by means of artificial kidney। अब हेमोडायलिसिस में क्या करते हैं हम, पेशेंट की बॉडी में से कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट है या फिर एक्सेसिव वेस्ट लिक्विड है या फिर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स है, उनको हम रिमूव आउट करवाएंगे पेशेंट के ब्लड से, ठीक है। पेशेंट के जो भी ब्लड है उसमें हमारे कुछ नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट होंगे या फिर एक्सेसिव फ्लूइड या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होंगे पेशेंट के ब्लड में, उसको हम रिमूव आउट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल किडनी, उसको हम हेमोडायलिसिस बोलते हैं। और अप्रोक्स 90% ऑफ द पेशेंट वो कौन सी कंडीशन में जाते हैं, हेमोडायलिसिस प्रोसेस में जाते हैं, ठीक है। मीन्स उसके ब्लड को प्यूरिफाई करवाते हैं, हेमो मीन्स ब्लड, मीन्स उसके ब्लड को प्यूरिफाई करवाते, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, एक्सेसिव फ्लूइड्स हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनको रिमूव आउट करवाना फ्रॉम द पेशेंट बॉडी विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल किडनी। अब नेक्स्ट डायलिसिस होती है पेरिटोनियल डायलिसिस। अब पेरिटोनियल का मतलब जो भी हमारी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट होती है, ठीक है, पेशेंट बॉडी में, तो वहाँ पे जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट या फिर एक्सेसिव फ्लूइड या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है, उनको रिमूव आउट करते हैं फ्रॉम द ब्लड बाय द मीन्स ऑफ पेरिटोनियल मैम्ब्रेन। मीन्स पेरिटोनियल मैम्ब्रेन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होगी। सो पेरिटोनियल मैम्ब्रेन कहाँ पे होती है, किसी को पता है, कोई चैट बॉक्स पे लिख के बताए। क्या होते हैं पेरिटोनियल मैम्ब्रेन? बताओ। सो बेसिकली पेरिटोनियल मेम्ब्रेन क्या है, जो भी हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है, ठीक है, उसकी जो लाइनिंग लेयर होती है उसको हम पेरिटोनियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। हमारी बॉडी के अंदर हमें पता है एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है, सारे जितने भी ह्यूमन बॉडीज होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, सबकी बॉडी में एब्डोमिनल कैविटी है, उसमें जो हमारी लाइनिंग होती है, लेयर होती है, वो कौन सी मेम्ब्रेन की होती है, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन की होती है। और बेसिकली जो भी पेरिटोनियल डायलिसिस है उसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स है,
या फिर कोई भी खराब फ्लूइड है या फिर लिक्विड्स है या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स है, उनको हम रिमूव आउट करते हैं पेशेंट के ब्लड से with the help of peritoneal membrane, means with the help of abdominal cavity membrane. और अप्रॉक्स 10 to 15 पेशेंट, 10 से 15% पेशेंट ही पेरिटोनियल डायलिसिस केसेस में जाते हैं। ज़्यादातर हेमोडायलिसिस प्रोसेस ही करवाते हैं। उसमें क्या है, हेमोडायलिसिस मीन्स ब्लड रिलेटेड, जिस ब्लड में अगर कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट है, एक्सेसिव फ्लूइड्स प्रेजेंट है या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है, उनको रिमूव आउट करवाना फ्रॉम द ब्लड विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल किडनी। पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या है, जो भी हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, एक्सेसिव फ्लूइड्स हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनको हम ब्लड से रिमूव आउट करवाते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ पेरिटोनियल मैम्ब्रेन, वो मैम्ब्रेन जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी को लाइनिंग करती है। मैं पहले ही बता देती हूँ सबको, बोलते जो एज अ गेस्ट शो हो रहे हैं उनको एंट्री बिल्कुल नहीं मिलेगी, जो बार बार एडमिट करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को कम्युनिकेट कर दो ये चीज़, जिनके नाम के आगे गेस्ट है उनको बिल्कुल अलाउ नहीं करा जाएगा। सो नेक्स्ट इज, हाउ लॉन्ग डज हेमोडायलिसिस टेक। अगर कोई पेशेंट जा रहा है हेमोडायलिसिस प्रोसेस करवाने के लिए, तो कितने टाइम के लिए होता है, बेसिकली 3 टाइम्स अ वीक। वीक में 3 बार हमें हेमोडायलिसिस करवाना होता है, मीन्स अपने ब्लड से वेस्ट एक्सेसिव लिक्विड्स या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स को रिमूव आउट करवाना। और वो कितनी बार करवाना पड़ता है, हमें 3 बार करवाना पड़ता है विद इन अ 1 वीक। और ये ट्रीटमेंट कितने घंटे के लिए होता है, अप्रोक्स 2 to 4 आवर्स। और ये कोई पेनफुल प्रोसेस नहीं होता है, नॉर्मल प्रोसेस होता है। इसमें पेशेंट क्या कर सकता है, रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, स्लीप, टॉक, और ही और शी कैन वॉच द टीवी ऑल्सो। ठीक है, सो बेसिकली 2 से 4 घंटे लगते हैं और इसको हम 3 टाइम्स अ वीक करवाते हैं। और ये कोई पेनफुल प्रोसेस कुछ नहीं होता है, नॉर्मल प्रोसेस होता है। इसमें जो भी हमारे एक्सेसिव वेस्ट प्रोडक्ट्स या फिर वेस्ट लिक्विड्स या इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है, उनको रिमूव आउट करवाना होता है पेशेंट की बॉडी में से। सो दिस इज द बेसिक डायग्राम जिसमें हेमोडायलिसिस हो रहा है। जो आप पीछे मशीन देख रहे हो, ये क्या है, हमारा हेमोडायलिजर है। और हेमोडायलिजर मशीन है, बेसिकली मशीन है, उसके साथ क्या अटैच है, ये सिलेंड्रिकल शेप में हेमोडायलिजर। हेमोडायलिजर का ही बेसिक काम होता है, जहाँ पे फिल्टरिंग प्रोसेस होता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, जहाँ से ब्लड में से जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर वेस्ट मटेरियल्स, वेस्ट लिक्विड्स होते हैं, उनको रिमूव आउट करते हैं। अब आप देख रहे होगे पेशेंट बॉडी में 2 पाइप्स अटैच्ड हैं, ठीक है, आईवी के थ्रू। पहला क्या है, फिल्टरिंग, फिल्टर्ड ब्लड रिटर्निंग टू द बॉडी। वो ब्लड जो फिल्टर आउट हो चुका है प्रॉपरली, जिसमें अब कोई भी वेस्ट मटेरियल या फिर एक्सेसिव वेस्ट लिक्विड प्रेजेंट नहीं है, वो वापस पेशेंट की बॉडी में आ रहा है। और पहली जो वेन है उसका क्या काम है, उसके थ्रू हमारा ब्लड जा रहा है इनसाइड द हेमोडायलिजर। ठीक है, ताकि जो भी हमारा ब्लड है वो प्यूरिफाई हो चुके। और ये बेसिकली हमारी हेमोडायलिजर मशीन होती है, जिसमें हमारा हेमोडायलिजर अटैच्ड होता है। हेमोडायलिसिस में हमारे 2 पाइप्स प्रेजेंट होते हैं, जो पेशेंट की बॉडी में हम इंसर्ट करवाते हैं थ्रू द आईवी रूट्स। पहली जो हमारी जो पाइप है उसका काम क्या होता है, जो भी हमारे पेशेंट में जो ब्लड प्रेजेंट है वो डायलिजर में जाता है, वहाँ से हमारा ब्लड प्रॉपरली फिल्टर आउट और प्योरीफाई होकर दोबारा पेशेंट की बॉडी में चला जाता है। अब हमने पेरिटोनियल डायलिसिस पढ़ा था। बेसिकली पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है, सर्व एज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फॉर द डायलिसिस। इट बेसिकली इन्वॉल्व द रिपीटेड साइक्लिंग फॉर इंस्टिलिंग द डायलिसिंग सॉल्यूशन इनटू द पेरिटोनियल कैविटी थ्रू अ कैथेटर इनटू इट। पेरिटोनियल डायलिसिस में हमने क्या पढ़ा था, इसमें जो भी हमारे एक्सेसिव लिक्विड या वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको रिमूव आउट करते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। वो मेम्ब्रेन जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी को लाइनिंग करती है। सो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, जो भी हमारे सॉल्यूशंस हैं उनको प्यूरिफाई करते हैं थ्रू द रिपीटेड साइकिल, मीन्स बार बार प्यूरिफाई करते हैं। उस साइकिल की या उस स्टेप को हम बार बार रिपीट करवाएंगे इनटू द पेरिटोनियल कैविटी
थ्रू अ कैथाटर इनटू इट। हमें पता है क्लास में कैथाटर पढ़ा था, कैथाटर का काम क्या होता है, जो भी वेस्ट लिक्विड होता है उसको रिमूव आउट करवाता है फ्रॉम द पेशेंट बॉडी। लाइक कोई भी अनकॉन्शियस पेशेंट है, ठीक है, अनकॉन्शियस पेशेंट है तो वो उसके बॉडी में ऑफ कोर्स वेस्ट लिक्विड प्रेजेंट होगा, तो वेस्ट लिक्विड या मटेरियल हम कैसे रिमूव आउट करवाएंगे, विद द हेल्प ऑफ कैथाटर। सो कैथाटर को हम कहाँ प्लेस करते हैं, पेरिटोनियल कैविटी मीन्स एब्डोमिनल कैविटी में प्लेस करते हैं। अगर वहाँ पे कोई भी हमारा वेस्ट मटेरियल या फिर एक्सेसिव वेस्ट लिक्विड प्रेजेंट होगा उसको हम इजीली रिमूव आउट करवा देंगे। डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, कैथाटर डाल रखा है पेशेंट के पेरिटोनियल मेम्ब्रेन में। ये देखो, ये जो ऊपर जो आप व्हाइट वाली लाइनिंग देख रहे हो ये क्या है, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है, जो एब्डोमिनल कैविटी की लाइनिंग है। अंदर क्या इंसर्ट कर रखा है, कैथाटर। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और ये ट्यूब किसके साथ कनेक्ट है, हमारे टू बैग्स के साथ अटैच्ड है, ठीक है। अब अंदर क्या प्रेजेंट है, ब्लू ब्लू में पेरिटोनियल डायलिसिस सॉल्यूशन प्रेजेंट है। इसमें क्या करेंगे, एक में हमारा सॉल्यूशन बैग जाएगा, ठीक है, उसके हेल्प से हम कैथाटर में डालेंगे और नेक्स्ट उसको प्यूरिफाई करने के बाद मीन्स एक्सेसिव लिक्विड को रिमूव आउट करने के बाद उसको हम ड्रेनेज बैग में इंसर्ट कर देते हैं। सो इससे क्या है, जो भी हमारा एक्सेसिव वेस्ट मटेरियल है या फिर एक्सेसिव लिक्विड प्रेजेंट है उसको हम रिमूव आउट करवा देते हैं फ्रॉम द पेशेंट बॉडी। अब नेक्स्ट है आपका, सो देर आर टू कॉमन टाइप्स ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। दो टाइप्स के पेरिटोनियल डायलिसिस होते हैं। फर्स्ट होते हैं CAPD। CAPD क्या होता है, कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है। अब कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है, इट बेसिकली परफॉर्म throughout the day at home or at work while the person goes about his or her daily life. CAPT means continuous ambulatory, मतलब ये वो एक प्रोसेस है जो डेली हो सकता है, ठीक है, या तो हम घर पे करवा सकते हैं पेशेंट में या फिर एट अ वर्क प्लेस, ठीक है। जब अगर कोई भी पेशेंट है उसको पेरिटोनियल डायलिसिस करवाना मीन्स उसके जो भी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन में कोई भी वेस्ट मटेरियल या एक्सेसिव लिक्विड है वो रिमूव आउट करवाना है, तो वो ये काम ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल जाके ही हो, घर पे भी हो सकता है, बट कोई भी एक्सपर्ट पर्सन हो, ठीक है, जिसको थोड़ा एक्सपीरियंस हो वो ही कर सकता है। और बिटवीन अबाउट 1.5 अप्रॉक्स 3 लीटर ऑफ द फ्लूइड इज रन ईच टाइम फॉर 4 टाइम्स अ डे। और हम एक बार कितने लीटर ऑफ फ्लूइड मीन्स एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लूइड को रिमूव आउट करवा सकते हैं, 1.5 से लेके 3 लीटर ऑफ फ्लूइड को हम रिमूव आउट करवा सकते हैं अप्रॉक्स 4 टाइम्स अ डे। 4 बार दिन में हम 1.5 से लेके 3 लीटर्स तक फ्लूइड को रिमूव आउट करवा सकते हैं, ठीक है। एंड पेशेंट डज नॉट नीड अ मशीन फॉर अ CAPD। तो कोई भी पेरिटोनियल डायलिसिस करवा रहे हैं, कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, उसके लिए कोई मशीन रिक्वायर्ड नहीं है। लाइक आपने यहाँ पे डायलिसिस में देखा था, हेमोडायलिसिस में एक बड़ी मशीन है, पेशेंट को मशीन रिक्वायर्ड है जिसमें हमारा हेमोडायलिसर अटैच्ड है। बट CAPD में क्या होता है, कोई भी मशीन रिक्वायर्ड नहीं होती है इसमें। ऑल ही और शी नीड्स इज ग्रेविटी टू फिल एंड एम्प्टी द एब्डोमेन। बेसिकली प्रॉपर स्पेस चाहिए होती है, या तो वो होम पे घर पे मिल सकती है या फिर एट अ वर्क प्लेस कोई भी प्राइवेट स्पेस चाहिए जहाँ पे ये काम हो सके, मीन्स वो अपने एब्डोमेन को एम्प्टी कर सके, अपने 1.5 अप्रॉक्स 3 लीटर ऑफ फ्लूइड्स को एक्सेसिव वेस्ट लिक्विड को रिमूव आउट कर सके फ्रॉम हिज और हर बॉडी। ये तो CAPD था। अब एक होता है APD। APD क्या होता है, ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस। इसमें क्या, इन विच द डायलिसिस सॉल्यूशन इज चेंज्ड बाय मशीन एट नाइट व्हाइल यू आर स्लीपिंग। तो ये भी एक कंफर्टेबल काम है कि रात को कोई भी पर्सन सो रहा है तो वो APD मशीन को ऑन कर सकता है, मीन्स ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस मशीन को ऑन करेगा, उसमें कोई डायलिसिस सॉल्यूशंस होते हैं वो चेंज होते रहते हैं अपने आप थ्रू आउट द night duration, and the machine will exchange about 8 to 12 liters of the fluid over 8 to 10 hours.
ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड है एपीडी में, तो बेसिकली ऑटोमेटिक मशीन है। सो कोई भी पेशेंट है अगर उसको एपीडी करवाना है, ठीक है, ऑटोमेटिक पेरिटोनियल डायलिसिस करवाना है, उसे अपनी एब्डोमिनल कैविटी से कोई भी एक्सेसिव लिक्विड्स है उनको रिमूव आउट करवाना है बाय द ऑटोमेटिक प्रोसेस, तो एपीडी इक्विपमेंट्स भी ले सकते हैं, मशीन्स ले सकते हैं और रात में उसको यूज़ कर सकता है। और ये बेसिकली 8 to 12 लीटर्स ऑफ द फ्लूइड को एक्सचेंज करता है अप्रॉक्स कितने टाइम में, 8 से 10 घंटे में, इसलिए एपीडी हम बेसिकली रात को परफॉर्म करवाते हैं। अब है हमने डायलिसिस पढ़ लिया, पैरेंटल न्यूट्रिशन पढ़ लिया क्या होता है। अब बेसिकली डायलिसिस में नर्स का क्या रोल है, ठीक है, अगर कोई पेशेंट जा रहा है डायलिसिस करवाने तो बेसिकली नर्स ही तो परफॉर्म करेगी। तो बेसिकली नर्स का क्या रोल है डायलिसिस में, नर्सिंग केयर बिफोर डायलिसिस, अगर कोई पेशेंट डायलिसिस करवाने जा रहा है, ठीक है, डायलिसिस करवाने से पहले नर्स का क्या काम है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या होता है, बेसिकली एक फॉर्म होता है, ठीक है, वो पेशेंट से फिल करवाया जाता है कि आप डायलिसिस प्रोसेस के थ्रू जाओगे, इसमें ये स्टेप्स होते हैं, अगर आप ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, आपके लिए स्टेप्स कन्वीनियंट हैं, आप अनकंफर्टेबल फील ना करें, तो आप ये कंसेंट फॉर्म साइन कर सकते हैं, फिर हम आपका प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, ये एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट होता है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट हम सीन क्लिनिकल ट्रायल्स में भी करते हैं। लाइक क्लिनिकल ट्रायल्स कब करते हैं, जब कोई भी न्यू ड्रग है वो मार्केट में आने वाली है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें पता है हम पहले एनिमल्स पे क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं, फिर हम हेल्दी वॉलंटियर्स और अनहेल्दी वॉलंटियर्स पे करते हैं। बेसिकली हम हेल्दी वॉलंटियर्स पे करके देखते हैं कि जो हमने दवाई बनाई है वो पेशेंट की बॉडी पे क्या काम करेगी, ठीक है, उस कंडीशन पे भी हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म साइन करवाते हैं पेशेंट से, ठीक है, या फिर कोई भी पेशेंट है उसकी एज बहुत कम है, उसके हम गाइडेंस या फिर पेरेंट्स से भी साइन करवाते हैं कि हम ये उसके बॉडी पे क्लिनिकल ट्रायल्स करने जा रहे हैं, ये दवाई है हमने बनाई है, अभी ये मार्केट में नहीं आई है, इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, कितना टाइम लगेगा इस प्रोसेस को करवाने में, पेशेंट को क्या क्या ध्यान रखना है क्लिनिकल ट्रायल्स के प्रोसेस में, अगर उसको कोई दिक्कत हुई तो उसको क्या काम करना है, घबराना नहीं है। तो ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देते हैं डॉक्टर और नर्सेस किसी भी काम को करवाने से पहले, या तो क्लिनिकल ट्रायल्स करवा रहे हैं पेशेंट की बॉडी में, किसी भी नई दवाई का चेक करवा रहे हैं कि वो दवाई ठीक बनी है या नहीं बनी है। सेम कंडीशन हमारी डायलिसिस में भी होती है, अगर किसी पेशेंट में डायलिसिस होने वाली है, अब ऐसा तो है नहीं पेशेंट गया हॉस्पिटल उसने बोले मुझे डायलिसिस करवानी है, पेशेंट को बताओ तो कि डायलिसिस है क्या, उसमें मशीन हम यूज़ करेंगे, उसमें ट्यूब्स होती हैं वो हम आपके वेन्स में इंसर्ट करेंगे, उसमें बेसिकली आपका वेस्ट मटेरियल बाहर रिमूव आउट होगा। तो ये सारी चीज़ें हम नर्स को पेशेंट को बतानी होती है और पेशेंट को अपना इन्फॉर्म्ड कंसेंट साइन करना होता है। सेकेंड, एक्सप्लेनेशन, पूरा डायलिसिस प्रोसेस बताना। आस्क द पेशेंट टू अवॉइड, मीन पेशेंट को समझाना कि अगर वो डायलिसिस प्रोसेस करवा रहे हैं तो उन्हें कोई घबराना कुछ भी नहीं है। और डायलिसिस प्रोसेस अगर किसी पेशेंट में हो रहा है तो पहले उसका वेट चेक होता है, बीपी चेक होता है एट द बिगनिंग एंड एट लास्ट एवरी 30 मिनट्स तक, शुरू में चेक होगा डायलिसिस प्रोसेस जब करवा रहे हैं, और 30 मिनट्स, हर 30 मिनट के बाद भी चेक होगा। हम चेक करते हैं, नर्स क्या चेक करेगी, कैनुला चेक करेगी फॉर उसके वेन्स में क्या कैनुला डालेगी ना, पहले कैनुला इंसर्ट करेगी, फिर उसमें हम आईवी के थ्रू हम इंजेक्शन दे सकते हैं या फिर कोई भी ट्यूब्स है उनको इंसर्ट कर सकते हैं, और विथ होल्ड द एंटी हाइपरटेंसिव ऑन द डे ऑफ द हेमोडायलिसिस। अगर किसी पेशेंट में हेमोडायलिसिस हो रही है, ठीक है, तो उसमें चांसेस हो सकते हैं कि पेशेंट में हाइपरटेंशन कॉज हो, मीन्स उसका जो भी बीपी है वो इंक्रीज हो सके, तो इसलिए हमारे पेशेंट की जो भी बीपी है उसको मेजर करना होता है बिफोर द डायलिसिस प्रोसेस, और उसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग भी दी जाती है। अब केयर ड्यूरिंग डायलिसिस, अब डायलिसिस प्रोसेस हो रहा है, अब देखना तो पड़ेगा ना पेशेंट को कि डायलिसिस प्रोसेस, और अब ऐसा तो नहीं है कि मशीन ऑन करके छोड़ दी कि भाई डायलिसिस हो रहा है 7-8 घंटे के लिए ऐसे ही रहने दो, बट पेशेंट को हमें मॉनिटर करना होता है, ठीक है, अप्रॉक्स 30 मिनट और 1-2 to 4 आवर्स के बीच में। पहला है रेगुलर ऑब्जर्वेशन, रेगुलर ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट को जब उसमें डायलिसिस हो रहा है कि कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रहे पेशेंट को, रिकॉर्ड चेक करते हैं,
एंड विद इन द 15 मिनट, हर 15 मिनट के बाद कि पेशेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है, उसका बीपी चेक करते हैं, ठीक है। फूड सर्व करते हैं हम पेशेंट को, ठीक है, पेशेंट के इंटरेस्ट के थ्रू। ईच ट्रीटमेंट लास्ट फ्रॉम 2 to 4 आवर्स। डायलिसिस प्रोसेस होता है, लाइक हेमोडायलिसिस प्रोसेस होता है, वो 2 से 4 घंटे के लिए होता है, ठीक है। सो ड्यूरिंग दैट ट्रीटमेंट पेशेंट इज अलाउड टू रीड, राइट, स्लीप और टॉक, ठीक है। ये हम बता सकते हैं कि पेशेंट को डायलिसिस प्रोसेस हो रहा है, ये नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, बात भी कर सकते हो, टीवी भी देख सकते हो। बैक केयर एंड डेविरेशियल थेरेपी। बैक केयर मीन्स जो भी पेशेंट है, ये नहीं कि उसको बैठे रहना है, ठीक है। पेशेंट बेसिकली डायलिसिस प्रोसेस में क्या करता है, वो स्लीपिंग पोजीशन में रहता है। नेक्स्ट, इन्फॉर्म द डॉक्टर इफ एनी कॉम्प्लिकेशंस अगर, अगर डायलिसिस प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, और कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रही है, तो नर्स का क्या काम है, डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म करना, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी केयर थी, नर्सिंग केयर बिफोर एनी डायलिसिस प्रोसेस और आफ्टर द डायलिसिस प्रोसेस। और जो भी हमारे पैरेंटल न्यूट्रिशंस हैं, हम क्या क्या पैरेंटल न्यूट्रिशंस पेशेंट को देते हैं। सो एक मुझे अटेंडेंस दे दो अब सब। अमन, अमन, यस मैम। अमित तिवारी, मैम। आनंद, यस मैम। आशीष, टिम्पल, यस मैम। गौरव भाटी, यस मैम। गौरव भाटी, हर्ष तनवर, हिमांशु शर्मा, कपिल, प्रेजेंट मैम। मेहताब, नाली लो मेहताब, गर्म पानी का। नवीन, यस मैम। यस मैम। प्रदीप, प्रेजेंट मैम। रेसलाल, प्रेजेंट मैम। मैम मेहताब। रेसलाल, मैम। यस मैम। मेहताब सुन लिया मैंने। रामानंद, ठीक है, थैंक यू मैम। यस मैम। रुपेश, यस मैम। वकील, मैम। सोमेश, यस मैम। ठीक है, लीव कर सकते हो क्लास। ओके मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम।